ये देखिएगा, ये आपके पास है। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। मैं आप लोगों को कह रहा था इसको थोड़ा सा रीड करने का, और उससे पहले फिर मैंने कहा था फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह को रिवाइज कर लें। अब हमारे पास ना जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी हम दो कैटेगरीज बना सकते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें स्केलर होती हैं और कुछ क्वांटिटीज जो हैं वो क्या होती हैं, वेक्टर्स होती हैं। स्केलर आपको अपने मैग्नीट्यूड से बता देता है अपने बारे में सब कुछ। अच्छा, स्केलर जो है वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाता है बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। यानी कि अगर स्केलर कोई क्वांटिटी है, आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल जाए तो वो अपनी इंफॉर्मेशन सारी डिलीवर कर रहा होता है। और मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन भी लिखी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी मींस इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट। कि मैग्नीट्यूड क्या होता है कि आप जब किसी भी मेजरमेंट की या क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसका कोई यूनिट लिख लें तो वो क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी चीज़ का मास लिखते हैं, और मास क्या आता है, मास आता है जी 2.5 kg। तो 2.5 क्या चीज़ होगी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। केजी क्या चीज़ होगी, उसका एसआई यूनिट होगा। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एसआई यूनिट लिखा हुआ है, जैसा कि 2.5 केजी में लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ और भी इसके बारे में जानें। ठीक है, कि आप इसको समझ सकते हैं कि 2.5 केजी का क्या मतलब है। और इसी तरह अगर सेकंड्स का कहा जाए, या कहा जाता है 40 सेकंड्स, तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है कि ये कोई टाइम इंटरवल है कितने सेकंड्स का, 40 सेकंड्स का। फिर इसी तरह अगर कहा जाता है 2 मीटर्स, तो आपको पता चल जाता है कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। तो ये सारी क्वांटिटीज़ जैसे जिनमें सिर्फ हमें उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट पता हो, उस और उससे आप उसे कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकें, क्या कहते हैं उसे, स्केलर कहते हैं। ठीक है, अब स्केलर को अगर अभी भी कोई कसर है तो वो जब वेक्टर बताऊंगा और दोनों का डिफरेंस करूंगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। स्केलर की एग्जांपल्स में क्या आ जाता है, स्केलर की एग्जांपल में मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, ये कुछ चीज़ें हैं जो स्केलर में इंक्लूड हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी हम बनाते हैं जिसका भी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, जो कि क्या है, जो कि हैं वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर को समझने के लिए आपको समझदार होना जरूरी है। अच्छा, वेक्टर को समझने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। वेक्टर अब कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाता है अपने मैग्नीट्यूड के साथ, और उसके साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। और इसकी एग्जांपल्स में कुछ एग्जांपल जो यहाँ पे दी हुई हैं वो आपकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क वगैरह आ जाता है। अगर आप किसी वेक्टर के साथ डायरेक्शन नहीं देते तो क्या होता है, तो गुनाह कबीरा होता है। तो आपको समझ ही नहीं आती कि बात क्या हो रही है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ साजिद बेटे सोफे को धक्का दो, ये क्या करता है कि ये सोफे को उस साइड से धक्का देता है और सोफा जो है वो स्लाइड करके दरवाजे के आगे आ जाता है। फिर मैं कहता हूँ साजिद तेरी ऐसी की तैसी, तुझे मैंने कहा था धक्का दे, तूने इधर दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो वो मेरे आगे से हुज्जत कर सकता है या कह सकता है कि सर आपने ये नहीं बताया कि मैंने जो फोर्स लगानी है धक्का देने के लिए वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। यानी जब फोर्स की बात होगी तो आपको किसकी ज़रूरत होगी, डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी, ताकि आप बात को पूरे तरीके से समझ सकें। तो हम जब भी डायरेक्शन, अच्छा ये तो बात होगी कि जब आप फोर्स की बात करेंगे या कुछ क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, उनको आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से नहीं बल्कि उसके साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो उनको हम क्या नाम देंगे, वेक्टर्स का नाम देंगे। ठीक है, अब जैसे पीछे वाली डेफिनेशन में एक एडिशनल डेफिनेशन थी जिसको हम मैग्नीट्यूड कह रहे थे, तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है। डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट नहीं हो रही, द डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज आल्सो नेसेसरी टू लोकेट इट। यानी आपके मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट, और तीसरा जो है वो उसकी डायरेक्शन होना भी ज़रूरी है। न्यूमेरिकल यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जो है ये दोनों मिलके मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। ठीक है,
तो अगर आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पता होगी तो आप वेक्टर को सही तरीके से समझ सकेंगे। अब इसको हम यूं भी समझ सकते हैं, जैसे आपके ये सामने एक डायग्राम दी हुई है, ये वाली जिसको मैंने गोल दायरा अभी डाला है। इसमें क्या है, इसमें अगर F1 F2 फोर्स राइट साइड की तरफ खींची पुश अप्लाई की जा रही है, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको मैं कह देता हूँ ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, ये टेबल किस साइड मूव होगा? साइड पे मूव होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस ही एक डायरेक्शन पे लग रही हैं। ठीक है, दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन पे लग रही हैं। अब अगर F1, अच्छा एक और आप लोगों को थोड़ा सा टीज करता हूँ कि ये नीचे टेबल है एक, ठीक है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रही है और दूसरा इस डायरेक्शन में लग रही है। ये वाली को आप F2 कहते हैं जैसे बुक पे मार्क है, और इस वाली को F1 कह दें। तो टेबल किस तरफ मूव करेगा? नाइन से कहेंगे नहीं मूव करेगा। हुसैन क्या कहेगा? नहीं करेगा। हुसैन मूव पहले जो तो कहा था करेगा तुम, हल्का। पहले क्या कहा था पहले हुसैन? कहा था जहाँ ज्यादा फोर्स होगी। हाँ, तो यू टर्न ना लेना बेटे। अच्छा, अगर F1 F2 बराबर हैं, अगर F1 और F2 बराबर हैं तो ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हुसैन ने क्या कहा? हुसैन ने अब चार में से तीन बच्चियों ने कहा कि ये मूव नहीं करेगा। एक बच्चे ने पहले कहा कि ये वहां मूव करेगा जहां फोर्स ज्यादा होगी, और फिर उसने भी यू टर्न ले लिया क्योंकि बच्चियों की अक्सरियत थी। तो अब इसके बारे में मैं ये बताना चाह रहा था कि ये उस तरफ मूव करेगा जहां पर फोर्स ज्यादा होगी। अगर इसमें फोर्स की डायरेक्शन ना होती तो हमें सिनेरियो की समझ सही तरीके से ना आती। तो ये उन कुछ यूनिट्स में से हैं जिनको समझने के लिए उनकी डायरेक्शन पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इन इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? इन यूनिट्स को हम वेक्टर्स कहते हैं। अब मुझे बताएं, अगर स्केलर और वेक्टर में कोई मसला मसाइल है, काम भी किया करो ना। अच्छा जी, अब ये बात हम कर चुके ऊपर वाली। वेक्टर्स को आप कहीं पर लिटरेचर में लिख के, यानी कहीं पर, जैसे अभी हमने बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा था, साइंटिफिक मेथड कि अपना रिसर्च वर्क पब्लिश किया जाता है वगैरह वगैरह। तो जब हम ये वेक्टर के बारे में कहीं लिखेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि आमतौर पर बोल्ड लेटर यूज करते हैं, यानी उसे मोटा करके। जैसे मैं आप लोगों को होमवर्क भेजता था तो मैं टेस्ट वगैरह को मोटा कर देता था। इसी तरह जब भी वेक्टर्स के बारे में लिखा जाएगा तो बोल्ड लिखा जाएगा, या फिर उसके ऊपर एक बार डाल दी जाएगी, या फिर उसके ऊपर एरो डाल दिया जाएगा। अब जैसे ये है फोर्स है, तो आप या तो उसे एफ को मोटा करके लिखें, या फिर क्या करें, अच्छा या तो एफ को मोटा करके लिखें, एक ऑप्शन ये हो सकती है, या फिर एफ को बेशक थोड़ा पतला लिख दें लेकिन ऊपर लाइन लगा दें, या फिर एफ के ऊपर क्या करें, एक एरो डाल दें। ठीक है, तो वेक्टर्स को जब आप लिखते हैं तो उसको लिखते हुए आमतौर पर ये नोटेशंस यूज की जाती हैं ताकि इसमें और स्केलर में फर्क नजर आता रहे। फिर आगे चलें तो ग्राफिकली जब आप ग्राफ या डायग्राम बनाएंगे, आगे जाके हमने बनानी है, क्वेश्चन मोशन मेरे ख्याल है कोर्स में होंगी, होनी भी चाहिए, तो आप लोग देखेंगे कि हम डायग्राम्स बनाएंगे। नहीं है? हाँ है। अच्छा, मैं बता रहा था कि हम इसकी क्या बनाएंगे, डायग्राम्स बनाएंगे। और डायग्राम में जब आपने या ग्राफ में वेक्टर को शो करना होता है तो आप क्या करते हैं कि उसको एक लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड, यानी एरो से शो कर देते हैं। हम उसको सिंपली लाइन ए बी नहीं लिखते हैं, हम उसके ऊपर एरो हेड भी डालते हैं, जैसे आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है। ये आपकी बुक में बनी हुई है सही तरीके से, यहाँ अगर नहीं भी नजर आ रही मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये एरो यूं डाला हुआ होता है ए, और ये क्या आएगा बी, तो ये उसकी क्या शो कर रही है, डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, एक मिनट, चलो आप लोग देख लो, वो लोग नहीं है मेरा ख्याल है। मैं आपको बता रहा था कि रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली कैसे की जाएगी। ये बहुत डिटेल में आपके नहीं है लेकिन बेसिक आनी चाहिए, तो मैं ये वाली आपको बताने लगा। जो सामने हुई हुई एग्जांपल,
आप जब भी ड्रॉ करेंगे ना, आप मैप वगैरह भी देखेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट लिया करें आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनमें, तो आपको देखेंगे राइट साइड पर हमेशा ईस्ट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। ईस्ट के सामने क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। ऊपर हमेशा नॉर्थ होगा और नीचे क्या होगा, साउथ होगा। अगर उन्होंने कोई वेक्टर दिया हुआ है और साफ बताया हुआ है कि वो किस डायरेक्शन में है इन चारों में से, तो हम यकीनन यही कन्वेंशन यूज करेंगे कि राइट साइड पर ईस्ट है, लेफ्ट पे वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ है, ठीक है साजिद। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। 80 न्यूटन कैसे मेजर करेंगे, बोले। वो सोच रही है, बोल के सोच रही है ना, बोले बोले, शाबाश। स्केल के जरिए मतलब कि हम लोग पहले डाटा देंगे ना कि इतने सेंटीमीटर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 20 मिनट बोलना, मतलब इतने सेंटीमीटर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि ठीक है। इसके लिए ठीक कह रही हैं आप, स्केल यूज किया जाता है, यानी हम रेफरेंस बना लेते हैं कि जब भी अगर आपने कहीं पर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की तो उसका मतलब क्या होगा, वो 20 न्यूटन को क्या कर रही होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो हमने जब 80 न्यूटन की लाइन ड्रॉ करनी है या 80 न्यूटन को शो करना है, अगर 1 सेंटीमीटर के लिए आप क्या ले रहे हैं, 20 न्यूटन ले रहे हैं, ऐसे ही है ना। जी तो 80 न्यूटन के लिए कितने सेंटीमीटर की लाइन लेंगे, 4 की, क्योंकि 20 कितने जार 80 होता है, 24 जार 80 होता है, मल्टीप्लाई बाय 80 होता है, तो 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर आप 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कितना बनेगा, 80 न्यूटन फोर्स बनेगी, ठीक है। अब डायरेक्शन, मैंने तो आपको 4 डायरेक्शन बताई थी, ये कहाँ से आ गई, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ और जैसे कि लिखा है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान का जो डायरेक्शन हाँ जी, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में, ठीक है। कई दफ़ा होता है नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब होता है नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान। इसी तरह साउथ ईस्ट, इसी तरह साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट भी होता है, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट के दरमियान नॉर्थ होता है मेरा ख्याल है, हाँ जी, ठीक है। तो ये जो है वो डायरेक्शन 4 और 4 8 हो जाती हैं। इस तरीके से आप इसको लेके चलते हैं। अभी हमने स्केलर और वेक्टर पढ़ा है आज के दिन में, इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है। टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन आपके कोर्स में है,